चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, एक कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 400 मीटर विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। तो सर्कुलर ट्रैक पे ये कार जा रही है और इसकी स्पीड कितनी है अभी 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है ना। वापिस से कल ये कहानी, ये एक कार लिया आपने और जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस कितनी है, इट इज 400 मीटर और अभी कार की स्पीड कितनी है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है। और हाँ, इसकी स्पीड भी बढ़ रही है यहाँ पे। किस रेट से बढ़ रही है इसकी स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड से। ये 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, मतलब स्पीड इंक्रीज करते हुए ये मुड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कार का मास है 500 केजी, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इज 0.4। अब आपको क्या क्या निकालना है यहाँ पे, मैक्सिमम सेफ स्पीड आपको निकालना है कि भाई कार को मुड़ने के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी हो सकती है, कितनी ले सकते हो। दूसरा इस पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स एंड नेट फोर्स एक्ट ऑन कार। तो ये जो Ft है ना, Ft का मतलब क्या है यहाँ पे, टेंजेंशियल फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सभी सिंबल अपने यूजुअल मीनिंग पे हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ गए अभी क्वेश्चन की नहीं? यस सर। तो अब कैलकुलेशन करते हैं अपन अब यहाँ पे। तो मैं इसका जो डायग्राम है देखो, दिस इज 3D डायग्राम अपन यहाँ पे इस तरह से ले रहे हैं इसका। दिस इज द सेंटर। ठीक है, तो अभी व्हाट इज द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ कार, 20 मीटर पर सेकंड, ये दिया है, हाँ या ना? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। अब इस पे जो फोर्सेस लग रहा है पहले वो मेंशन कर देते हैं। ये कौन सा फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। ये कौन सा हो गया नीचे की तरफ, mg। ये दो तो फिक्स हो गए आपके फोर्स, समझ गए, नॉर्मल रिएक्शन एंड mg। अरे समझ गए या नहीं? ठीक है, एंड टुवर्ड्स द सेंटर एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर भी आएगा और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर भी है कार का। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना बताओ जल्दी से, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है कार में, है या नहीं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? हाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, समझ गए? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमको निकालना मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर द टर्निंग। इस टर्निंग में इसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी रख सकते हैं, अभी कितनी स्पीड से जा रही है व्हीकल, 20 से। मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी रख सकते हैं अपन, तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका कैलकुलेशन, व्हाट इज मैक्सिमम सेफ स्पीड में डायरेक्ट फार्मूला लिख दूं, म्यू एस इंटू क्या आता फार्मूला, म्यू एस इंटू आर इंटू जी, यही है ना बेटा? हेलो, अरे समझ, मैक्सिमम सेफ स्पीड का फार्मूला। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये वैल्यू पुट करोगे, म्यू एस की वैल्यू 0.4 और ये कितना है यहाँ पे 400 और जी की वैल्यू कितनी रखोगे 10। म्यू एस इज 0.4 ना, रेडियस इज 400, जी की वैल्यू 10। ये सारे डेटा यहाँ दिए थे अपन ने रख दिए। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ गया, इट इज अंडर रूट 1600 और इट इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर द टर्निंग इज 40 मीटर पर सेकेंड। समझ गए या नहीं? हेलो,
समझ गए? मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर द टर्निंग 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कार अभी कितनी स्पीड से जा रही है? कार की स्पीड कितनी है अभी? कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और कितने से जा सकती है? 40 से। समझ गए? मैक्सिमम 40 से जा सकती, लेकिन अभी कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना, मतलब ड्राइवर अभी यहाँ पे अपनी कार की स्पीड टर्निंग पे और बढ़ा सकता है, और कहां तक बढ़ा के ला सकता है? 40 तक ला सकता है। एंड दूसरा, अब अपन आते हैं अगले कैलकुलेशन पे। अब आपको क्या निकालना? फर्स्ट पार्ट हो गया आपका सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन इज vt स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। कौन सी वाली वैल्यू लोगे? ये वैल्यू लोगे या फिर ये 20 वाली लोगे? वहां पे 20। हाँ, जो उसकी स्पीड है उसको लेना है। सो इट इज 20 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस इज 400 मीटर, एंड ये इसका स्क्वायर भी 400 आएगा, तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन। समझ गए? अभी समझ गए? अब सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन के बाद देख लो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्यों लिखे अपन ने? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड। ये स्पीड है, क्योंकि मॉड लगा दिया आपने वेलोसिटी वेक्टर में। तो जब आप मॉड लगा देते हो तो फिर ये क्या बन जाता है? स्पीड बनता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। समझ गए? इसलिए ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई थी, तो इसको आपको सोच के लिखना है सीधा सीधा, है ना? ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ये है। अगर ऐसा लिखा हुआ, वर्डिंग ऐसी लिखी हुई है, इसका मतलब ये है। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा इस पे? जल्दी बताओ। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? नो सर। तो आपने सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन भी निकाल दिया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी निकाल दिया। अब आपको सेंट्रीपीटल फोर्स निकालना है। तो सेंट्रीपीटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है इसमें? विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपीटल फोर्स? फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर की तरफ एक स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, इसको मैंने लिख दिया FSC। तो ये जो फोर्स है सेंट्रीपीटल फोर्स, ये किससे मिल रहा है? यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन से मिल रहा है। समझ गए? तो यहाँ पे अगला जो कैलकुलेशन, ये दूसरे पार्ट का कैलकुलेशन चल रहा है अपना। नाउ सेंट्रीपीटल फोर्स इज स्टैटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? मास इनटू सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? समझ गए? यस सर। ठीक है। तो 1 2 3 मतलब ये वाला कैलकुलेशन चल रहा है। हाँ, तो ये आ गया। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, तो मास कितना है यहाँ पे? 500 kg, और सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सेंट्रीपीटल फोर्स विल बी 500 न्यूटन। तो ये 500 न्यूटन का यहाँ पे सेंट्रीपीटल फोर्स लग रहा है, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। एक ही बात है, ऐसा बोलना। समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इस पे, यहां तक के डिस्कशन पे? अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन हो गया सर। हो गया? ठीक है। अब दूसरा वाला फोर्स और सोचना, FT टेंजेंशियल फोर्स। अभी देखो कार की स्पीड भी बढ़ रही है,
तो कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में भी सोचो। कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? Yes, sir. कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे? कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? कार को मोड़ने के क्या? लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल। किससे मिल रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन से। लेकिन कार की टेंजेंशियल स्पीड भी तो बढ़ रही है ना। तो याद करो, कल अपन ने बिल्कुल लास्ट में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कार को एक्सीलरेट कराने के लिए, है ना, फ्लैट रोड पे फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो Yes, sir. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? हो गया सर। हाँ अब मुझे एक और फोर्स यहाँ पे बनाना, बाकी फोर्सेस आपने बना दिए। देखो, कार पे ये वाले डायरेक्शन पे भी एक और फोर्स आ रहा है, ये वाले डायरेक्शन पे। ये कौन सा फोर्स है यहाँ पे? स्टैटिक फ्रिक्शन का टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन का रेडियल कंपोनेंट है। रेडियल मतलब रेडियस की तरफ या सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है और एक स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है, जिसके कारण ये कार की स्पीड क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। समझ गए या नहीं? समझ गए? एक स्टैटिक फ्रिक्शन ये वाले डायरेक्शन पे भी लग रहा है कार पे, जिसके कारण कार की स्पीड बढ़ रही है। मतलब लुक हियर, ये जैसे ये है, यहाँ पे कार की स्पीड बढ़ रही है, तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन किसके कारण आ गया यहाँ पे? एक स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया है किसके कारण? टुवर्ड्स द सेंटर, कार के मुड़ने के कारण। और एक स्टैटिक फ्रिक्शन आप देखो सामने की तरफ लग रहा है, टेंजेंशियल वाला। समझ गए? टेंजेंशियल Yes, sir. एक्सीलरेशन है ना, जिसके कारण इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो स्पीड भी किसके कारण बढ़ेगी? ये स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण बढ़ेगी, सामने की तरफ। समझ गए या नहीं? Yes, sir. तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा अब इसका। एफ एस टी कितना आएगा? टेंजेंशियल, ये वाला जो फोर्स है, ये वाले फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? इस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी अभी बता सकते हो? 1000। हाँ 1000, सीधा सीधा है ना। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने लिखा हूं, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो अभी मुझे लग रहा है इसी पेज में ये कैलकुलेशन भी हो गया। ये एफसी तो आपने यहाँ निकाल ही दिए, और ये वाले फोर्स को भी मैं यहीं पे कैलकुलेट कर दूं, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पर? दिस इज इक्वल टू मास इज 500 into 2, so this is equals to 1000 न्यूटन। तो ये वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये 1000 न्यूटन आ गया। और सेंटर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, या स्टैटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? समझ गए? हाँ, तो अब हमारा काम यहीं पे आसान हो गया। तो इस पेज का अब स्क्रीनशॉट लो। ये तो ये हमारा पेज नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है? हो गया सर। हो गया, ओके। अब हमें क्या निकालना है? इसमें कार पे लगने वाला नेट फोर्स। अब इसके बारे में सोचो कि कार पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ना? नेट फोर्स, कार पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? कार एक्सीलरेट हो रही है ना? हाँ या ना, जवाब देना। कार एक्सीलरेट हो रही है, दो एक्सीलरेशन Yes, है sir. कार पे दो Yes. एक्सीलरेशन है। एक है सेंट्रीपिटल, कार की वेलोसिटी में के डायरेक्शन में चेंज होने के कारण, और एक टेंजेंशियल है, कार की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण। तो भाई जो नेट फोर्स है वो दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ठीक है? तो अगले पेज पे अपन आते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको मिटा दूं, दिस इज नेक्स्ट पेज नंबर 2।
नाउ दिस इज पेज नंबर 2। देखो अब इसका 2D डायग्राम अगर देखें हम, ये हो गया सेंटर, और यहाँ पे मान लो आपने कार इमेजिन कर लिया है, ठीक है। तो इसमें एक फोर्स ये आ गया FST, और एक फोर्स ये हो गया FSC, ठीक है। ये वाले डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और ये वाले डायरेक्शन में कौन सा था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इन दोनों का वेक्टर सम आएगा, क्योंकि नॉर्मल और mg ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, उसका कोई काम है ही नहीं यहाँ पे। नॉर्मल और mg ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो इनका जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। इन दोनों का रिजल्टेंट स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट है और इसका एक कंपोनेंट ये है। तो यहाँ पे कार पे स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और उसका एक कंपोनेंट किसको बना दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स को बना दिया, या स्टैटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, और एक कंपोनेंट ने किसको बना दिया यहाँ पर, टेंजेंशियल स्टैटिक फ्रिक्शन बना दिया। समझ गए या नहीं? तो कार पे नेट स्टैटिक फ्रिक्शन ये लग रहा है, कार के व्हील पे, ठीक है। दिस इज द नेट स्टैटिक फ्रिक्शन। सो दिस इज नेट स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये नेट स्टैटिक फ्रिक्शन है। आप ये बोल सकते हो कि भाई इसका एक कंपोनेंट कौन सा वाला है, इसका एक कंपोनेंट ये वाला है और एक कंपोनेंट ये वाला है। तो कार पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, दिस इज द नेट। तो अब इन दोनों की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यहाँ पर। सो देयरफॉर एफएस का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ये एफएससी का स्क्वायर प्लस एफएसटी का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, एफएससी किसके बराबर यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 500 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट ले लो, एंड फाइनली ये बन जाएगा तुम्हारे पास में 500√5 न्यूटन। ये आप खुद कैलकुलेट कर लो कि कैसे आया है, ठीक है। 500√5 मैंने लिखा, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आप कैलकुलेट करो, ठीक है। मैंने तो ट्रिक लगा लिया। 1000 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 500, तो 500 बाहर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 500 का एक और 1 बचेगा, तो √5 ऐसा। तो 500√5 न्यूटन इज द नेट स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट ऑन कार। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन? यस सर। ये समझ गए ना? तो नेट स्टैटिक फ्रिक्शन ये है यहाँ पे, दिस इज द नेट स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट ऑन कार। क्लियर? कोई डाउट अभी इस पे किसी को? कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ। नो सर। देन अगर वेक्टर फॉर्म पे लिखना होता, इनको वेक्टर फॉर्म पे अगर लिखना है कि भाई इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखना है और इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखना है, तो क्या करते हैं आप? वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो मैं पेज नंबर 3 पे आता हूं। ये मैग्नीट्यूड हो गया बेटा, दिस इज पेज नंबर 3। और अगर आपको वेक्टर फॉर्म पे लिखना है, तो जो एफएससी वेक्टर आएगा, इट इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर, मतलब मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड माइनस रेडियस का यूनिट वेक्टर लिखोगे, एंड एफएसटी वेक्टर अगर लिखोगे तो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे कौन सा यूनिट वेक्टर लिखोगे, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर लिखोगे, ठीक है। और जो टोटल फ्रिक्शन है ये, तो इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे तो एफएससी वेक्टर प्लस एफएसटी वेक्टर सम, दिस इज वेक्टर सम। लेकिन अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो नेट का, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एफएससी स्क्वायर प्लस एफएसटी स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर फॉर्म है।
अभी समझ गए? तो वेक्टर फॉर्म पे इक्वेशंस इस तरह से लिखी जाएंगी। और तुम्हें ध्यान है ना, ये माइनस आर कैप वेक्टर कैसे निकाले थे अपन ने, फिर टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर कैसे निकाले थे, बट यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ से लेना है, एंगल कहाँ से लेना है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। बट मैंने बता दिया कि अगर वेक्टर फॉर्म पे लिखना है तो फिर आप इस तरह की अप्रोच उस पे ले सकते हो। ठीक है, समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? समझ गए या नहीं? हेलो? यस सर। ठीक, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन सर। हो गया सर। हो गया। अब हम आते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। नेक्स्ट हेडिंग अपनी बैंकिंग ऑफ रोड, मतलब हाईवे की हम बात कर लें। ये तो फ्लैट रोड होगा, फ्लैट रोड में ये इस तरह का डिस्कशन है। अब बैंकिंग ऑफ रोड पे हम आते हैं, अगली कॉन्सेप्ट आपकी। नेक्स्ट है पेज नंबर 4, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, समझ गए? बैंकिंग मतलब ये वाली बैंकिंग है, एसबीआई हो गया, है ना, ये वाली बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग ऑफ रोड समझते हो क्या होता है? हाईवे की रोड देखा, टर्निंग की, टर्निंग में हाईवे की जो रोड होती है, हाँ देखा है सर। कैसी होती? इंक्लाइंड। इंक्लाइंड होती है, हाँ। जो टर्निंग होती हाईवे पे वो इंक्लाइंड होती है। इंक्लाइंड मतलब जैसे ये रोड है ना, ये ऐसा कुछ टर्न बनाते हैं उस पे, हाईवे पे, समझ गए? ऐसी कुछ होती है ना टर्निंग। यस सर। बराबर है, ये इस तरह से टर्निंग लेते हाईवे पे, ये ऐसी कुछ रोड होती है, ये दिख रहा है, बराबर है, ये 3D यस सर। ठीक है। तो ये हाईवे की रोड है, ऐसी बैंक कर देते एक तरफ से, किधर से उठा देते इसको, उठाते किधर से, बाहर की तरफ से, है ना, ये ऐसे कुछ हाईवे की रोड ऐसी होती। तो अब व्हाइट बोर्ड में ये डायग्राम बनाना मुश्किल है, तो मैं सिर्फ 2D डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। और अब इस पे 3 केस हैं, ठीक है, हाईवे की जो रोड होती है, बैंकिंग ऑफ रोड। तो यहाँ पे केस 1 हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। नाउ दिस इज केस 1, if vehicle is turning on banked road and friction is not considered, ठीक है, friction is not considered, फ्रिक्शन को अभी कंसीडर नहीं कर रहे, फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर्ड। व्हीकल टर्न हो रहा है बैंक रोड में और अभी हम फ्रिक्शन को कंसीडर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर्ड हियर। टर्निंग ऑफ व्हीकल इन अ बैंक रोड एंड फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर्ड। तो जो डायग्राम है देखो इस तरह से आएगा, मैं रोड बना दूं यहाँ पे, बैंक रोड, ये इस तरह से डायग्राम रहेगा, ये एंगल थीटा हो गया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये व्हीकल ले लिए मान लो, ये व्हीकल है। अब ये ऐसा नहीं आ रहा व्हीकल, या ऐसा नहीं चल रहा, हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे स्लोप की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे व्हीकल कैसा जा रहा है, ये व्हीकल है ऐसा, ये ऐसा आप ले लो, ठीक है, ये इस तरह से ले लो व्हीकल। अभी समझ गए ना ऐसा?
इज इट क्लियर? यस सर। है ना, ये Yes, व्हीकल sir. सर वो टर्न हो रहा है क्या? ये ऐसा जा रहा है क्या? सर वो इधर वो पॉइंट से टर्न हो रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही, बराबर बोल। हेलो, वॉइस समझ में नहीं आया तेरा, जल्दी बोल। हेलो, हाँ टर्न हो रहा है, सही बोल रहा है, टर्न हो रहा है व्हीकल यहाँ पे टर्निंग ऐसी है, लेकिन ये जो टर्निंग है ना, ये इस तरह से रोड है, यहाँ पे बैंक रोड ये ऐसी है, और ये व्हीकल ऐसा टर्न हो रहा है। अभी समझ गए? अरे समझ गया? Yes. ये रोड को इस तरह से आपने बैंक किया, ये दिख रहा है अभी बैंक, ये ऐसा टर्न हो रहा है। हाईवे की रोड ऐसी होती ना, इतना ज्यादा बैंकिंग नहीं होती, मतलब स्लोप बहुत ज्यादा नहीं रखते ऐसा। अभी क्लियर हो गया? हेलो, अरे क्लियर हो गया? यस सर। हाईवे की रोड ऐसी होती ना, ये व्हीकल ऐसा जा रहा है, ठीक है। एंड तो यहाँ पे देखिए, अब ये ऐसा अपन बना नहीं सकते ना व्हाइट बोर्ड में, तो हमको तो 2D डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। अब व्हीकल ऐसा है, तो व्हीकल यहाँ पे या तो इधर अंदर जा रहा है, या फिर कैसा हो रहा है व्हीकल आपका बाहर की तरफ आएगा यहाँ से, है ना, या तो अंदर जा रहा है या फिर बाहर आ रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन एक ये वाली हो गई आपकी, व्हीकल ऐसा नहीं जा रहा है, ये अलग कहानी हो गई। व्हीकल ऐसा नहीं जा रहा भाई, मुड़ रहा व्हीकल यहाँ पे, ये देखो, ये ऐसा ले लूं मैं, व्हीकल ऐसा नहीं चढ़ रहा, ये अलग हो गया। ये तो घाट पे चढ़ना हो गया या फिर घाट पे उतरना हो गया, दिस इज डिफरेंट केस। ये केस ऐसा है कि व्हीकल यहाँ पे टर्न हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो हम ये वाले केस की बात कर रहे हैं जिसमें व्हीकल टर्न हो रहा है हाईवे पे, बैंक रोड पे। अभी समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। तो ये व्हीकल यहाँ पे ऐसा जा रहा है, ये ऐसा मुड़ रहा है, या फिर ऐसा अंदर से ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी? हेलो, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ पे हम कौन सी वेलोसिटी को नहीं बना सकते, टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे बनाओगे? या तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ये ऐसी बनेगी पेन, या तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी बनेगी ना, ये वाले डायरेक्शन पे ऐसा, बराबर है, या फिर ऐसी बनेगी अंदर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी को लिख देता हूँ कि भाई इस व्हीकल की जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल वो ये है। यहाँ डायग्राम पे नहीं बना सकते क्योंकि ऐसा टेंजेंट नहीं बना सकते अपन यहाँ पे। हाँ, अब फोर्सेस लिखो, कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे हैं। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और ये कौन सा हो गया आपका mg। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे? और कोई फोर्स है? रियल जो फोर्सेस है हमने पढ़ा, रियल फोर्सेस। यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है, तो फ्रिक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है। एंड दिस इज द हाइट, अपोजिट साइड पे हाइट है। एंड व्हाट इज द विड्थ ऑफ रोड हियर? विड्थ ऑफ रोड कौन सी है? विड्थ ऑफ रोड इज AB इज द विड्थ ऑफ रोड, ये विड्थ ऑफ रोड है, ठीक है। विड्थ ऑफ रोड इज AB। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया? जिसको मैं D से डिनोट कर दूं। अरे समझ गए या नहीं? हेलो, कॉन्सेप्ट समझ गए? और No, sir. ये हो गई यहाँ पे रेडियस, एंड दिस इज द सेंटर। हाँ, समझ गए इतना कि नहीं, कि और कोई डाउट है अभी इस पे? हेलो, सर रिपीट कर दो एक बार। एक बार रिपीट कर दूं फिर से, ठीक है। ये जो व्हीकल है ना, ये VT स्पीड से इधर नहीं जा रहा बेटा, ये व्हीकल, इसकी जो टेंजेंशियल स्पीड है व्हीकल की, ये टेंजेंशियल स्पीड ये ऐसी कुछ है। मतलब ये जो व्हीकल है ना, हाईवे में, हाईवे की रोड को जनरली उठा देते हैं एक किनारे से, और ये जो व्हीकल है ऐसा कुछ मुड़ते हुए जा रहा है। अभी समझ गए? यस सर अभी तो। एक ऐसा मुड़ते हुए जा रहा है, ये नहीं, ऐसा नहीं चल रहा, ये तो चढ़ाई हो गई ना, ऊपर जाना हो गया, चढ़ाई हो गई, और ये ढाल पे नीचे उतरना हो गया, ऐसा नहीं है ये केस। ये केस कैसा है कि व्हीकल यहाँ पे मुड़ रहा है, टर्न हो रहा है बैंक रोड पे, मतलब रोड ऐसी बनी है। अभी समझ गए या नहीं? यस सर अभी समझ गया। हाँ, तो ये देख सकता है ऐसा, मतलब या तो ये व्हीकल ऐसा कुछ जाएगा रोड पे,
ये ऐसा है ना, या फिर ये व्हीकल कैसा हो रहा है, ऐसा बाहर आ रहा है, बराबर है। यस सर। तो ये दो फोर्स लग रहा है। अब वेलोसिटी को मैं बना नहीं सकता, वेलोसिटी क्योंकि ऐसी है अंदर की तरफ या फिर ऐसी बाहर की तरफ है ये वेलोसिटी, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख बस दिया, मेंशन नहीं किया, फोर्सेस को मैंने मेंशन किया यहाँ पे। तो ये दो फोर्स इस पे लग रहा है, कौन कौन सा, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक mg। अब ये सोचो, क्योंकि व्हीकल यहाँ पे टर्न हो रहा है, और व्हीकल अगर यहाँ पे टर्न हो रहा है तो व्हीकल पे ये वाले जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा ना, आया ना, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर आएगा कि नहीं आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। कौन सा फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स हियर, कौन सा फोर्स, हाँ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है ही नहीं, बोले नहीं हमने, फ्रिक्शन इज नॉट कंसीडर्ड, तो फ्रिक्शन कहां से आ गया, सोचो अभी। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, mg sin theta। mg sin थीटा। चल mg sin थीटा अगर करेगा तो बेटा mg को अगर तुम रिजॉल्व करते हो तो mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दिस इज mg sin थीटा, और एक कंपोनेंट ये होगा mg cos थीटा, बरोबर है, हाँ या ना। तो फिर ये तो इधर लग रहा है ना mg sin थीटा, इधर कौन सा लग रहा है आपको, ये वाले डायरेक्शन पे चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर चाहिए सेंट्रीपिटल, तो ये तो है ही नहीं फिर यहाँ पे। सर टेंजेंशियल स्पीड, कौन सा स्पीड सर, स्पीड विड्थ कहां से फोर्स प्रोवाइड कराएगी भाई, फोर्स टेंजेंशियल स्पीड। नहीं नहीं नहीं, और कुछ सोचो, और कुछ सोचो। अरे ये नॉर्मल ऐसा दिख रहा है तुमको, अगर मैं नॉर्मल को रिजॉल्व कर दूं ऐसा तो बात बन जाएगी कि नहीं बनेगी, नॉर्मल को रिजॉल्व कर दो, नॉर्मल को रिजॉल्व करो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा आएगा यहाँ पर का, आया ना, ये थीटा रहेगा ना, अरे ये थीटा है तो ये थीटा, ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितने का आएगा, थीटा। देख लो अच्छे से, एंगल देख लो, एंगल जो मेंशन किया नॉर्मल और वर्टिकल लाइन के साथ में जो एंगल मैंने मेंशन किया वो थीटा लिखा हूं मैंने, समझ गए या नहीं। यस सर। नहीं समझा, समझ गए, नॉर्मल और वर्टिकल लाइन के साथ में जो एंगल बनाया मैंने, थीटा लिख दिया, क्यों लिख दिया देख लो, थीटा नहीं समझे कैसे, हाँ थीटा नहीं समझे कैसे आया, देख यहाँ पे मैं ये डायग्राम ऐसा बना देता हूँ, ये लाइन ऐसी लिए, ये लाइन ऐसी लिए, ये थीटा, फिर एक लाइन ऐसी लिए, फिर एक ये वर्टिकल लाइन ऐसी लिए, और ये एक ऐसा लिए, ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा आएगा, सर हाँ या ना, यस सर। और ये वाला एंगल कितना रहेगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आएगा थीटा, देख लो अभी, हेलो देखो अभी भी नहीं समझे एंगल नॉर्मल का, हाँ समझ गया सर। समझ गए, हाँ कॉपी पे बना लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में भूल जाओगे कि ये एंगल कैसे लिख दिए सर ने, कॉपी पे बना लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया, अरे भाई हो गया क्या, यस सर एंड देन अब हम नॉर्मल को रिजॉल्व करते हैं, तो अगर मैं नॉर्मल को रिजॉल्व कर दूं यहां पर, ठीक है, नॉर्मल को रिजॉल्व कर दूं तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट बन गया n cos थीटा,
और ये वाला कंपोनेंट बन गया इसका n sin थीटा। तो अब बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? n sin थीटा, बिल्कुल सही। तो n sin थीटा विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देख ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और नॉर्मल ऐसा है, तो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। तो यहां पे क्या लिखोगे? देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर सीधे सीधे मैं लिख दूं n sin theta is equals to mass into centripetal acceleration is equals to centripetal force. This is given as equation number 1. समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? हाँ, अब इसको और क्या लिख सकते हो तुम? मास इंटू वीटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इज इट क्लियर? वीटी क्या है यहाँ पे? व्हीकल की स्पीड है ये वीटी, है ना? वीटी मतलब टेंजेंशियल स्पीड जो है इसकी, दिस इज द टेंजेंशियल स्पीड। या सिंपल, तो ये जो टर्म आ गया आपका n sin थीटा, इसको दे दो आप इक्वेशन 1। ये यहां तक बात हो गई। एंड दूसरा, अभी n cos थीटा किसके बराबर है? mg के। ये इक्वेशन नंबर 2। ये जो n cos थीटा है और mg, ये भी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं ना। n cos थीटा, n cos थीटा की वैल्यू mg के बराबर है ना भाई? देखो, तो अरे समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, तो अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। नाउ इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन 1 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा m vt स्क्वायर डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय mg। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? m से n कैंसिल हो गया, ये r नीचे आ जाएगा, ये n से n कैंसिल हो गया। कितना बचा? tan थीटा इज इक्वल्स टू vt स्क्वायर अपॉन rg। तो फिर vt की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हो आप यहाँ पे? vt की वैल्यू आ जाएगी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करो, है ना? तो vt की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? अंडर रूट tan थीटा इंटू rg। तो ये बैंक रोड में व्हीकल को मुड़ने के लिए इतनी स्पीड लगेगी अगर आप फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते हो तो। फ्रिक्शन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, समझ गए? तो इतनी स्पीड से भी व्हीकल मुड़ सकता है, मतलब विदाउट फ्रिक्शन। बट प्रैक्टिकली स्पीड ज्यादा रख सकते हैं अपन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी लगता है, अभी हमने फ्रिक्शन को लिया ही नहीं है, फ्रिक्शन भी लगता है, तो प्रैक्टिकली जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, समझ गए? तो विदाउट फ्रिक्शन भी व्हीकल मुड़ सकता है, विदाउट फ्रिक्शन भी व्हीकल बैंक रोड में मुड़ सकता है, समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। विदाउट फ्रिक्शन भी व्हीकल बैंक रोड में मुड़ सकता है, लेकिन उसको अपनी स्पीड इतनी रखना पड़ेगा, इससे कम भी नहीं रख सकता, इससे ज्यादा भी नहीं। विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन इतनी स्पीड इसको रखना पड़ेगा, इससे कम भी नहीं रख सकता, ज्यादा भी नहीं रख सकता। इससे ज्यादा रखेगा तो बाहर स्किड हो जाएगा, कम रखेगा इससे तो नीचे फिसल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं ले रहे हो तो इसको अपनी स्पीड इतनी मेंटेन करके मुड़ना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन। क्लियर हो गया ये? हेलो, क्लियर हो गया? अरे भाई क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। अभी तुम लोग सिटी के अंदर जब मुड़ते हो, मोड़ पे गाड़ी चलाते टाइम या साइकिल चलाते टाइम, तो अपनी बॉडी को झुका लेते हो सिटी के अंदर जब आप चलते हो तो, है ना? सिटी के अंदर जब चलते हो, सिटी में जो रोड होती है वो फ्लैट होती है, ये जैसे मुड़ रही है,
लेकिन अगर आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हो तो अपनी बॉडी को क्या करते हो आप? साइकिल चलाते हुए जा रहे हो तो अपनी बॉडी को क्या करते हो? बेंड झुकाते करते हो। Bend. सर सामने की तरफ बेंड करते, किधर झुकाते हो अपनी बॉडी को? सामने की तरफ। हाँ, जैसे ये फ्लैट रोड है और ये ऐसा साइकिल चलाते हुए जा रहा है तो ये अपनी बॉडी को किधर झुकाता है? टुवर्ड्स द सेंटर ना, ऐसा Yes, sir. Towards the center. टुवर्ड्स द सेंटर ऐसा झुका लेता है ना अपनी बॉडी को। ये फ्लैट रोड है, ये ऐसा, और अगर दौड़ते हुए जा रहा है तो भी थोड़ा ऐसा झुकते हुए मुड़ते हो ताकि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मिले बराबर, फ्रिक्शन उतना सफिशिएंट नहीं होता। तो वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है आपका, वर्टिकल से एंगल देखो, वर्टिकल से कैसा एंगल बन रहा है यहाँ पे, जैसे मान लो मैं मोड़ पे जा रहा हूँ तो मैंने अपनी बॉडी को ऐसा झुका लिया या इधर पे झुका लिया मैंने अपनी बॉडी को, तो वर्टिकल से जो एंगल बन रहा है अभी, जैसे मान लो मैंने अपनी बॉडी को झुकाया तो वर्टिकल से ये एंगल बन गया यहाँ से ये वाला, हाँ या ना? Yes, sir. बट जो कार होती है, जो फोर व्हीलर होती है या बस होती है, कार या फोर व्हीलर तो झुक नहीं सकते ना ऐसे, Yes, sir. तो इसलिए हाईवे पे क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है हाईवे पे, तो कार नहीं झुक सकती, बस नहीं झुक सकती, तो रोड को ही ऐसा बना देते, रोड को ही बैंक कर देते। समझ गए या नहीं? Yes, sir. तो बैंकिंग ऑफ रोड क्यों की जाती है उसका रीजन ये है क्योंकि कार या बस या ट्रक अगर ज्यादा स्पीड से मुड़ना चाहते हैं तो वो उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनका झुकना पॉसिबल नहीं है, इसलिए रोड को ही झुका देते हैं। ठीक है, अभी समझ गए? Yes, sir. हाँ, क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट? अभी कोई डाउट? अब इसमें कितनी हाइट रखना चाहिए इसका एक और कैलकुलेशन है, ये हाइट का कैलकुलेशन। तो स्पीड का कैलकुलेशन आपने यहां से निकाल लिया। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो एंड ये जो विड्थ है रोड की, सॉरी जो हाइट है अदर साइड की, उसको कितना रखना चाहिए। अच्छा, ट्रेन में भी ऐसे ही होता है, ट्रेन की जहां पे टर्निंग होती है एक तो बहुत बड़ी रेडियस लेते हैं, दूसरा जहां पे ट्रेन को टर्न कराते हैं ना तो जो उसके ट्रैक्स होते हैं, अंदर वाली ट्रैक थोड़ी नीचे रहती है और बाहर वाली ट्रैक को थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, नहीं तो ट्रेन पलट जाएगी अगर बिल्कुल फ्लैट आप उसको टर्न करोगे तो अंदर वाली ट्रैक को थोड़ा सा नीचे रखते हैं और बाहर वाली जो ट्रैक होती है आउटर साइड वाली, सेंटर के आउटर साइड वाली, उसको थोड़ा ऊपर उठा के रखते हैं। मतलब जैसे रोड की बैंकिंग की है बिल्कुल उसकी भी बैंकिंग होती है, और हाईवे पे, सॉरी नॉर्मल सड़क पे भी जब आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो तो अपनी बॉडी को जो झुकाते हो उसके लिए भी आप यही फार्मूला लिखोगे वहां पे कि अगर आप मुड़ रहे हो इतनी स्पीड से, ये रेडियस है, ये जी है, तो आप अपनी बॉडी को वर्टिकल से कितने डिग्री पे झुकाओगे आप इस फार्मूले से दे सकते हो वहां पे भी। ठीक है, तो ये फार्मूला सेम ही लगेगा। क्लियर हो गया? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। तो अब आपको ये रिलेशनशिप निकालना है कि विड्थ ऑफ रोड आपको पता है, ये हाइट है, तो ये कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। ठीक है, हाइट ऑफ रोड कैसे निकालोगे। So now this is page number 5. This is page number 5. ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ डेटा मैं ले लूं, जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ये सपोज 100 मीटर है और व्हीकल यहाँ पे कितनी स्पीड से जा रहा है, सपोज द स्पीड ऑफ व्हीकल इज 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोड़ रहा है। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। सो एंगल ऑफ बैंकिंग ये आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट tan थीटा इज इक्वल्स टू VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय RG। तो VT की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे, VT इज tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। तो tan स्क्वायर और 100 कैंसिल हो गए, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। समझ गए, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 0.1। तो 0.1 एंगल नहीं पता भाई, 0.1 एंगल कितना होता, 1 आता तो पता 45 डिग्री, बट 0.1 का मतलब कितना है मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से बता देता हूं यहाँ पे। 0.1 एंगल ऑफ बैंकिंग इस डेटा के लिए, ठीक है, 0.1 की वैल्यू कितनी आती है एंगल पे। ठीक है, 1 रहता तो आपको पता होता 45 डिग्री, लेकिन 0.1 नहीं पता हमें, है ना।
इट इज नियरली 5.7 डिग्री। तो ये जो एंगल है इट इज मतलब tan थीटा की वैल्यू अगर 0.1 है तो थीटा की वैल्यू लगभग लगभग 5 डिग्री के आसपास है, 5.7 डिग्री के आसपास है। ये समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? 5 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल बहुत स्मॉल होता है, ये एंगल 0.5 डिग्री इज वेरी स्मॉल एंगल। सो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो आप साइन थीटा को लगभग लगभग tan थीटा मान सकते हो। और यहां पर जो कैलकुलेशन है, दिस इज हाइट ऑफ आउटर एज डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ रोड, आप इस तरह से भी ये कैलकुलेशन फिर कर सकते हो यहाँ पे। तो एक्चुअल में विड्थ ऑफ रोड यहाँ पर AB इज नियरली इक्वल्स टू AC। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 0.1 आई, दिस इज हाइट। और विड्थ ऑफ रोड सपोज यहाँ पे कितना दे दिया इसने? 20 मीटर दे दिया, तो डिवाइडेड बाय 20। सो जो आउटर एज की हाइट है 0.1 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो अगर रोड की विड्थ यहाँ पे 20 मीटर ले लो आप, यहाँ से यहाँ तक रोड की विड्थ अगर 20 मीटर है तो ये हाइट आपको लगभग लगभग कितना उठाना पड़ेगा? 2 मीटर हाइट आपको उठाना पड़ेगा। समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, आ गए? यस सर। हाँ, अगर एंगल स्मॉल है तो ये अप्रोक्सीमेशन करते, लेकिन ये 45 डिग्री होता ना तो फिर रोड को खोदना पड़ता आपको AC फाइंड आउट करने के लिए, फिर ये नहीं लगा सकते आप। साइन थीटा को tan थीटा नहीं लिख सकते थे। साइन थीटा को tan थीटा कब लिख सकते हो? जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो। और इसलिए फिर हमने h अपॉन डायरेक्ट AB लिख दिया, नहीं तो tan थीटा की वैल्यू क्या आती? h अपॉन AC आती। AC मतलब है ना अंदर। तो एक्चुअल में जो विड्थ ऑफ रोड है वो कौन सी है? AB है। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है यहाँ पे इतना। ये समझ गए? कोई डाउट? आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही है, बाकी अपन अब कल की बाय क्लास सर, में। थैंक यू। ओके बेटा, बाय। कल फिर छुट्टी नहीं है क्या? नहीं, कोई छुट्टी नहीं है कल, है ना? सर संडे को पेपर फिर मत रखो ना। सर अरे मतलब भाई कल छुट्टी है सैटरडे ना को जी? छुट्टी है ना, सैटरडे को पढ़ाई कर लेना ना, कल छुट्टी नहीं रखेंगे। अब तुमको कल भी छुट्टी चाहिए, परसों भी चाहिए, तो कितने दिन छुट्टी मारोगे सर? न्यू ईयर के दिन हम छुट्टी डाल देंगे, ठीक है? ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो अपन ने अभी फिर से आप बताई ना एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड का, वो ये समझा नहीं सर। एंगल कैसे मेजर किए? हाँ सर। ठीक है, देख tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आई थी? अभी पढ़े थे ना अपन ने, एंगल ऑफ बैंकिंग tan थीटा इज इक्वल्स टू VT स्क्वायर अपॉन RG। हाँ सर। अब VT कितना दिया क्वेश्चन में? 10 दिया है, क्वेश्चन में जो दिया उसी को लेना। ओके सर। ओके, अभी समझ गया कुणाल? हाँ सर, बाकी वैल्यू सेम ना? हाँ, बाकी वैल्यू सेम है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, ठीक है? अच्छा। रेडियस कितनी लिया तुमने? यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस 100 मीटर ले लिया, VT 10 हाँ ले सर। लिया, G की वैल्यू 10 है, कैलकुलेशन किए, tan थीटा 0.1 आया। 0.1 मतलब लगभग 5 डिग्री है। 5 डिग्री आपको ऐसा याद नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल के बता दिया मैंने सीधा सीधा, ठीक है? और उसके बाद का जो अप्रोक्सीमेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को नियरली tan थीटा मान सकते हो, और फिर उसको आप क्या लिख सकते हो? H अपॉन AB। तो जो बाहर वाली एज है, आउटर एज, उसको लगभग लगभग तुमको 2 मीटर उठाना पड़ेगा, तब कार क्या होगी? आसानी से मुड़ पाएगी यहाँ पे, ठीक है? अगर आप फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते, ओके? और टेस्ट आपका ऑफलाइन है, ऑनलाइन की कॉपी हम लोग चेक नहीं करेंगे भाई। आप लोग घर में बैठो, साथ में पेरेंट्स के पेपर दो, आंसर की मिलेगी और चेक करके बता दो कि हमारे इतना हमको इतना मार्क आया। जो सेंटर पे आकर देंगे टेस्ट, उनके आंसर की डिस्प्ले होंगे और उनको फिर हम पेरेंट्स को बता देंगे, हाँ आपके बच्चे को इतना मार्क मिला है, ठीक है? लेकिन जो पेरेंट्स को बच्चे, बताऊंगा, ग्रुप पर डालूंगे। वो तो ग्रुप में भी डाल देते हैं, है ना? लेकिन जो बच्चे घर से देंगे तो उनका ग्रुप में डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपके पेरेंट्स विश्वास पेरेंट्स को नहीं हम करते बता कि देंगे आप। सर। क्या बेटा? ये पेरेंट्स को हम बता देंगे, आप ग्रुप पर डाल देना। नहीं, अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो फिर वो ग्रुप में डालेगा, ऑनलाइन घर पे दे रहे हैं तो फिर हाँ आपकी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसमें आपको कैसे कन्विंस करना आपके पेरेंट्स को, ठीक है?
ओके, तो आज के लिए इतनी। सर एक हाँ सात्विक बोल बेटा। सर एक डाउट हाँ पूछ। सर, ये जो हम लोग अगर हम लोग ऑनलाइन देंगे तो हमको उसको ग्रुप में सबमिट करना है क्या? ये मतलब ग्रुप में नहीं, सेंड कर ऑनलाइन देने पे आपको सेंड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर की मिल जाएगी, आपने दिया हुआ है, किसी को क्या पता आपने कैसा दिया। तो आप खुद से चेक करो ना, अपने लिए ईमानदारी बरतो, उसमें ऑनलाइन दोगे तो आप अपनी ईमानदारी बरतो कि हमको 3 घंटे बैठ के पेपर देना है, उसके बाद आपने टिक कर लिए, फिर आपको जब आंसर की मिलेगी फिर चेक कर लो, आप हो गया। बहुत आसान है, 5 मिनट का काम है फिर चेक करना आपके लिए। ठीक है सात्विक। ओके सर। ग्रुप में नहीं डालना है क्या? क्या क्या? पेपर ग्रुप में नहीं डालना है क्या सर? नहीं, जो ऑनलाइन देंगे घर में बैठ के उनको ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है आंसर की, वो अपने घर पे ही चेक कर लो, खुद ही बता दो कि इतने मार्क मिले। ठीक है, अरे समझ गए? जो बच्चे ऑनलाइन पेपर देंगे वो खुद से अपनी कॉपी चेक करें और खुद ही बता दें कि हमको इतना मार्क मिला है। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, उसका ओके रीजन सर, थैंक यू सर, बाय सर। इसका रीजन भी अपन ने डिस्कस किया हुआ था ना।